तो फिल्म के शुरुआत में एक कोट आता है विच इज Full of tears and full of dread is that day that wakes the dead, calling all with solemn blast to be judged for all their past. दोस्तों ये कोट मेडिएवल लैटिन हिम डियस इरेस से है जो द डे ऑफ रात को एक्सप्लेन करता है। इसका अर्थ है कि वो दिन बहुत दर्द और डर से भरा होगा जिस दिन सब मुर्दे उठ खड़े होंगे। एक गंभीर आवाज या ट्रम्पेट उन सबको बुलाएगी ताकि उनका पूरा पास्ट जज किया जा सके। नाउ ये कोट डियस इरे से लिया गया है जिसपे हम खुल के आगे बात करेंगे। फॉर नाउ हमें बताया जाता है कि फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। अब पहले सीन में हम मधुसूदन नामक बंदे से मिलते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। मधु के सामने एक चाय की कप गिरती है जिससे मधुसूदन के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। I mean, ऐसा लगता है मानो मधुसूदन को एहसास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। देन अचानक उसे कहीं से कॉल आता है और हम मधु के एक्सप्रेशन गंभीर होते देखते हैं। मधु तुरंत अपने घर के आस पड़ोस में जाता है जहां भीड़ इकट्ठा थी। हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले एक कुएं से किसी औरत की लाश निकाल रहे थे और आसपास सभी लोग एकदम शॉक में थे। दरअसल ये लाश कनी नामक लड़की की थी जो कि अपने साथ गलत की थी और यहाँ कनी के परिवार वाले भी मौजूद थे जो कि काफी उदास थे। मधु इनका पड़ोसी जैसा था और वो भी इस घटना से एकदम शॉक में था। दूसरी तरफ हम रोहन नामक बंदे से मिलते हैं जो कि इंडो अमेरिकन आर्किटेक्ट है और रोहन काफी अमीर है। फिलहाल वो अपने केरला वाले आलिशान घर में था और उसके घर में पार्टी वगैरह चल रही थी। रोहन यहाँ एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड इन जनरल घर पे रोहन के कई दोस्त इस पार्टी में आए थे। तभी रोहन का एक दोस्त उसे बताता है कि कॉलेज में उनकी एक क्लासमेट थी नेम्ड कनी और वो खत्म हो गई है। ये वही कनी है दोस्तों जिसे पहले सीन में हम समाप्त पाए थे और कनी के गुजर जाने वाली न्यूज से रोहन थोड़ा अफेक्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही महीनों पहले रोहन और कनी काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर रोहन ही अपनी तरह से रिलेशनशिप को एंड किया था। हम क्लियरली देख पाते हैं कि रोहन के फोन में अब भी कनी के फोटोज थे। इनफैक्ट कई मैसेजेस भी थे जिनका रोहन रिप्लाई तक नहीं किया था। ऐसे में रोहन डिसाइड्स कि वो कनी के घर जाएगा और अगले दिन रोहन और उसका दोस्त कनी के घर जाते भी हैं। वहाँ ये दोनों मधु से मिलते हैं, देन कनी के पेरेंट्स और रिलेटिव से भी मिलते हैं। रोहन कनी के घर में काम करने वाली एक बाई से भी मिलता है जिसका नाम एलसम्मा था। इधर उधर घूमते हुए रोहन कनी के कमरे में चला जाता है और कमरे के अंदर उसे एक लाल कलर की हेयर क्लिप मिलती है जो कि कनी की ही थी और रोहन इसे उठा लेता है मेमोरी के तौर पे। इसके बाद रोहन छत पे जाता है जहां वो कनी के भाई किरण से मिलता है और रोहन किरण से पूछता है कि क्या खत्म होने से पहले कनी उसे कुछ बताई थी। किरण ना कहता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि किरण अपनी बहन के खत्म होने से थोड़ा शॉक में था और वो अब तक इस शॉक को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से काइंड ऑफ वो डिनायल में था। I mean, किरण ऐसा बिहेव कर रहा था मानो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो। जो भी हो, कनी के रिश्तेदार से मिलजुल के रोहन वापस अपने घर आता है और हम देख पाते हैं कि वो अपने साथ वो रेड हेयर क्लिप भी ले आया था। उस रात सोते वक्त अचानक से रोहन को महसूस होता है कि कोई उसके कमरे की बालकनी में है। रोहन चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। देन उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसे में रोहन घर में इधर उधर देखता है लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल प्रतीत होता है, इसीलिए वो वापस सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं जिसके घर पे हम कुछ फोटोज देखते हैं। अब ये फोटोज दिखने में नॉर्मल थी लेकिन ध्यान से देखने पे आप समझ पाएंगे कि ये मधु के एंसेस्टर्स की फोटो थी और मधु पोट्टी फैमिली से आता है जिसमें कोडुमन पोट्टी भी था। जी हाँ दोस्तों, वही कोडुमन पोट्टी जिसे हमने ब्रह्म युगम फिल्म में देखा था और उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। दिस टेल्स अस कि ये फिल्म सेम यूनिवर्स के अंदर है। इनफैक्ट मधु का पूरा नाम फिल्म में मधुसूदनन पोट्टी ही है। एनीवेज, कमिंग टू मधु, हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि काफी चिंतित रहती हैं क्योंकि मधु का काम वगैरह कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मधु को खुद हेल्थ इश्यूज हैं और इन जनरल इनके घर की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है। ऑल्दो मधु के पास थोड़ी इंसाइट है जिससे वो चीजें महसूस कर पाता है। I mean, जब कनी के खत्म होने की भी खबर आई थी तो मधु को पहले ही महसूस हो गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है या फिर कुछ बुरी खबर आने वाली है। खैर, हम कनी के परिवार को भी देख पाते हैं जहां कनी की माँ बस रोती रहती हैं, उसके पिता भी चिंतित रहते हैं, वहीं किरण अभी डिनायल में ही है। आगे हम देखते हैं कि इनके पास के घर वाले कुएं को मेटल डोर से बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रोहन वापस अपनी एंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना शुरू करता है लेकिन एक रात सोते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके सर पे हाथ फेरा है। रोहन तुरंत उठ जाता है और एक बार फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खुला पाता है। इतना काफी नहीं था तो रोहन जब अपने बिस्तर पे देखता है तो एक स्पॉट थोड़ा धसा हुआ था। I mean, ऐसा लग रहा था मानो कोई उस स्पॉट पे बैठा हो लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा था। इस सब से रोहन डर जाता है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। इनफैक्ट वो हॉल में जाके बैठा रहता है। अगली सुबह उसे एक डरावनी विजन भी आती है जहाँ उसे कनी का भूतिया चेहरा दिखता है। रोहन के मन में एक बात आ जाती है कि कहीं कनी ही तो उसे हॉन्ट नहीं कर रही, क्योंकि रोहन कनी को इग्नोर किया था। इनफैक्ट कल जो उसे फील हुआ था कि कोई उसके बाल पे हाथ फेर रहा है, वेल कनी
ठीक उसी तरह से रोहन के बालों में हाथ फेरा करती थी। रोहन काफी डर गया था और वो अमेरिका जाने की भी सोचता है। इनफैक्ट उसे यूएस जाना ही था क्योंकि उसके पेरेंट्स वहीं थे, बट फॉर सम रीजन वो टिकट्स बुक नहीं करता। अब अगली रात रोहन के साथ फिर से अजीब चीजें होती है, लाइक एक फूड आइटम के डब्बे का ढक्कन अपने आप खुल जाना, देन फिर से कोई उसकी बालों के साथ छेड़खानी करता है। इतना काफी नहीं था तो एक अदृश्य शक्ति रोहन को धक्का देके उसे जमीन पे घसीटने लग जाती है। देन रोहन चोक होने लगता है और यह आकृति रोहन के हाथ पे काट भी लेती है। हम क्लियरली रोहन के हाथ में दांत के निशान बनते देखते हैं। रोहन सीढ़ियों पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह आकृति उसे सीढ़ियों पे घसीट देती है, जिससे रोहन चोट खा के बेहोश हो जाता है। जब रोहन को होश आता है तो वो अपने घर में गार्ड और मेड को पाता है जो कि रोहन को जगा रहे थे। रोहन के चेहरे पे चोट के क्लियर निशान थे और ऐसे में गार्ड रोहन के पिता को कॉल कर चुका था। इस बात पे रोहन गार्ड पे भड़क जाता है, सेइंग कि वो उसके पिता को क्यों कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर बाद रोहन को अपने डैड की कॉल आती है, जो कि रोहन से काम को लेकर सवाल करने लगते हैं, लाइक क्या वो साइट को विजिट किया, क्या वो अपने आर्किटेक्ट वाले डिजाइन्स भेजा एंड ऑल दैट। हम सब जानते हैं कि रोहन काम वगैरह तो कुछ खास कर नहीं रहा था, बस पार्टीज में बिजी रहता था। और ऐसे में रोहन के पिता उसे चेतावनी देते हैं कि वो बिना कोई लफड़ा किए काम खत्म करे और वापस आए। खैर इसके बाद हम रोहन को फोन में अपनी और कनी की कुछ वीडियोस देखते हुए पाते हैं, जिसमें कनी उसके बालों से फिडल कर रही थी। इस पॉइंट तक रोहन ऑलमोस्ट श्योर था कि कनी की आत्मा ही उसके पीछे है, और सिंस कनी को रोहन के बाल पसंद थे तो रोहन अपने पूरे बाल ही काट लेता है। इसके बाद रोहन मधु से मिलने जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो कि उसके साथ हो रहा है। देन रोहन बताता है कि 7 महीने पहले उसके कॉलेज का एक एल्यूमिनाई मीट था जहां वो कनी से मिला था। इसके बाद दोनों कनेक्ट हुए और काइंड ऑफ रिलेशनशिप में भी आ गए थे। रोहन के लिए ये एक कैजुअल छोटी सी फीलिंग थी, लेकिन कनी इनके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो गई। वो शादी की बात करने लगी, हमेशा कॉल एंड मैसेज करती, जिससे रोहन परेशान हो गया। ऐसे में रोहन कनी से दूर हो गया और कुछ टाइम बाद कनी भी उसे मैसेज करना बंद कर दी, और इसीलिए रोहन को लगता है कि खत्म होने के बाद कनी उसे परेशान कर रही है। रोहन चाहता है कि मधु उसकी मदद करे, क्योंकि मधु रोहन के पिता को पहले से जानता था। अब इन बातों के बीच मधु को फिर से फीलिंग आती है एज इफ यहाँ कुछ सुपरनैचुरल है, लाइक कटलरी का गिर के टूटना, आसपास सब कुछ फील कर पाना एंड ऑल। मधु कहता है कि अतृप्त आत्मा को शांति दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आत्मा को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए हो तो आत्मा भटकने लग जाती है। लेकिन एक बार कनी का अंतिम संस्कार वगैरह हो जाए तो कनी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और रोहन के साथ जो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे में रोहन डिसाइड करता है कि कनी की लास्ट राइट्स तक अब वो सोएगा ही नहीं। इनफैक्ट वो अपने घर के सारे पर्दे खोल देता है, सारे लाइट्स हमेशा ऑन रखता है। रोहन किसी तरह खुद को जगा के रखता है, लाइक ड्रम्स बजाना, स्विमिंग करना एंड ऑल। जब कनी के फाइनल राइट्स हो जाते हैं तब जाके फाइनली रोहन अपने बेड पे सोता है। खैर अगली रात रोहन अपने घर पे फिर से पार्टी रखता है और यहाँ वो कनी के भाई किरण को भी बुलाता है। रोहन किरण को इसलिए बुलाया था ताकि वो किरण से बात करके उसका मूड लाइट कर सके, देन उसे पैसों से भी मदद कर सके। इट वाज क्लियर कि रोहन के मन में कनी के गुजर जाने से थोड़ी गिल्ट तो थी और इसी के लिए वो शायद ओवर कंपनसेट कर रहा था। खैर जैसे ही किरण को पता लगता है कि रोहन उसे पैसे वगैरह देने की सोच रहा है तो किरण भड़क जाता है, सेइंग कि वो ठीक है। सब उससे हमेशा पूछते हैं कि वो कैसा है, लेकिन वो ठीक है। यहाँ हम फाइनली किरण को रोते देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो दुख भरी हुई थी वो फाइनली बाहर आती है। वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाता है। रोहन किरण को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से एक अदृश्य शक्ति किरण को खींचती है और उसे बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करती है। रोहन किरण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किरण को बचा नहीं पाता और ऐसे में किरण बहुत ज्यादा बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। रोहन तुरंत उसे अस्पताल लेके जाता है और यहाँ मधु भी आता है, जो कि किरण की इस हालत के लिए रोहन को ही ब्लेम करता है। इस पॉइंट तक रोहन एक बात समझ गया था कि जो भी इविल स्पिरिट उसके पीछे पड़ी है वो कनी के फाइनल राइट्स के बाद भी गई नहीं है। ऐसे में उस रात रोहन अपने घर में कनी के क्लिप लिए होता है और स्पिरिट को कन्फ्रंट करना चाहता है। घर की लाइट जाने के बाद रोहन फोन के फ्लैश लाइट की मदद से घर को चेक करता है और यहाँ उसके साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं। फाइनली वो सीढ़ियों पे एक भूतिया आकृति देख पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बिना सर वाला, बिना शर्ट पहना आदमी था जो कि रोहन की तरफ पॉइंट करता है और फिर ये जो आकृति थी वो चली जाती है। ऐसे में रोहन तुरंत मधु को कांटेक्ट करता है और अगली सुबह मधु रोहन के घर पे आता है। रोहन मधु को बताता है कि उसे कनी की आत्मा परेशान नहीं कर रही, रादर कोई और आत्मा है जो कि उसके पीछे पड़ी है, क्योंकि जो भूत रोहन को देखा है वो औरत का नहीं बल्कि एक आदमी का था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मधु रोहन से कंफर्म करता है कि वो जहाँ अभी रह रहा है इस घर में कोई खत्म वगैरह तो नहीं हुआ था ना। रोहन मना करता है, जिसके बाद मधु पूछता है कि क्या रोहन कनी के घर से कोई सामान उठाया था। इस पे रोहन हामी भरता है, सेइंग कि जब वो कनी के घर आया था तो वो कनी के कमरे से उसका एक रेड क्लिप उठा लिया था। ये सुनते मधु कहता है कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है, क्योंकि खत्म हुए इंसान की अगर कोई भी पसंदीदा चीज किसी और के पास जाती है तो उस इंसान की आत्मा वापस आती है, बीट कपड़े, गहने या फिर इवन अ हेयर क्लिप।
लेकिन इस केस में अजीब बात यह थी कि रोहन एक आदमी की आत्मा देखा था, ना कि कनी की, विच मीन्स की आत्मा शायद उसकी हो सकती है जो कि कनी को अपना मानता होगा। वो देखा होगा कि रोहन कनी का क्लिप उठाया है और इसलिए वो रोहन के पीछे पड़ गया, क्योंकि उस आत्मा के हिसाब से वो क्लिप उसकी है, मतलब कनी का जो कुछ भी है वो उसका है। वो आत्मा रोहन के सोने जागने सबका टाइम नोटिस किया होगा और शायद रोहन पे जानलेवा हमला भी कर दे। इसलिए इन्हें पता लगाना होगा कि आखिर क्या कोई ऐसा आदमी था जो कि कनी के काफी करीब था। बस फिर क्या था, दोनों कनी के घर उसके कमरे में जाते हैं और वहां मधु नोटिस करता है कि कनी के एंकलेट्स यानी पायल होते हैं ना, वो भी गायब थे। हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि कनी भरतनाट्यम सीखती थी और इसकी क्लासेस भी अटेंड करती थी। इसके बाद ये दोनों कनी के घर पे काम करने वाली हाउस हेल्प एल्सम्मा से मिलने जाते हैं। एल्सम्मा बताती है कि कनी खुद में ही खोई रहती थी और उसकी दो सहेलियां उससे मिलने आती थी, लेकिन कोई लड़का तो कनी से मिलने कभी नहीं आया। एल्सम्मा यहाँ कनी के डांस क्लास का भी जिक्र करती है। वैसे हम ये भी जान पाते हैं कि एल्सम्मा का एक बेटा है नेम्ड मनु। जो भी हो, मधु और रोहन को कनी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाता और ऐसे में मधु कहता है कि वो अपने रास्ते से चीजें पता करने की कोशिश करेगा और तब तक रोहन अपने घर में नहीं रहे, रादर कहीं बाहर रहे। अब दोस्तों इसके बाद हमें दो सीन्स दिखाई जाती हैं। पहले सीन में हम मधु को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर सूखे कपड़े उतार रहा था क्योंकि आंधी आने वाली थी। यहाँ मधु को एहसास होता है कि कनी वाली केस में जो गड़बड़ हो रही है उसका कारण आसपास ही है। इनफैक्ट शायद वो आत्मा मधु के पीछे भी आ सकती है। देन दूसरे सीन में हम रोहन को अपनी माँ से बात करते देखते हैं और ये सीन डिपिक्ट करता है कि कैसे रोहन अपने पेरेंट्स से काफी अलग सा हो गया है। वैसे रोहन कॉल पे अपनी माँ से कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। एनीवेज उस रात मधु भी अपने घर पे असाधारण गतिविधियां महसूस करता है, लाइक चेयर हिलना। देन वो फौरन अपने कमरे में जाके डोर बंद करता है और डोर के क्रैक से वो क्लियरली देख पाता है कि बाहर कोई असाधारण शक्ति है। ऐसे में मधु तुरंत पूरे घर में और अपने ऊपर सॉल्ट छिड़कता है ताकि इस इविल स्पिरिट को दूर किया जा सके। ये शायद वर्क भी किया क्योंकि आगे कुछ असाधारण गतिविधियां नहीं होती। अब अगले दिन मधु और रोहन को कनी के फैमिली से उसके डांस क्लास का लोकेशन मिलता है। ये दोनों वहां जाते हैं और कनी की एक फ्रेंड से बात करते हैं। फ्रेंड बताती है कि कनी कुछ समय से डांस क्लास आना बंद कर दी थी, लेकिन कुछ महीने पहले जब वो क्लासेस आई थी तब एक दिन घर जाते वक्त बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई और वहीं दूसरी साइड एक फोटो स्टूडियो था जहां से एक आदमी कनी को घूर रहा था। उस दिन के बाद वो आदमी कनी को स्टॉक करने लगा और कनी की ये फ्रेंड उससे कही थी कि चलो पुलिस को ये सब बता देते हैं, लेकिन कनी पुलिस वगैरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। अब वो आदमी अक्सर उसी फोटो स्टूडियो में दिखता था तो उसकी इन्फॉर्मेशन फोटो स्टूडियो से ही मिल सकती है। कनी की फ्रेंड ये तक बता देती है कि दिखने में वो आदमी कैसा था। आई मीन पतला दुबला था, उसके बाल कम थे एंड अदर फिजिकल फीचर्स। ऐसे में मधु और रोहन फोटो स्टूडियो जाते हैं और वहां इस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं। स्टूडियो वाला बताता है कि वो उस आदमी को जानता है और उसका नेम है फिलिप सेबेस्टियन। स्टूडियो वाला इन्हें फिलिप का नंबर देता है, सेइंग कि फिलिप यहाँ कुछ समय तक काम किया था और वो फिलिप को अपने पिता के कहने पे ही काम पे रख लिया था। फिलिप हमेशा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करता रहता था एंड देन वो कुछ समय से काम पे आना बंद कर दिया। ऐसे में स्टूडियो वाला सेंट जोसेफ चर्च में पता लगाया कि फिलिप कहाँ है, तो उसे पता चला कि शायद वो सऊदी चला गया है और समथिंग। अब इसकी डिटेल तो चर्च के फादर ही देंगे। रोहन तुरंत स्टूडियो वाले से वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है जो कि फिलिप प्रिंट करता था और स्टूडियो वाला रोहन को ये डॉक्यूमेंट दे देता है। सो यस, इनके पास फिलिप का डॉक्यूमेंट और फोन नंबर आ गया है, ऑल्दो फोन लगता नहीं और डॉक्यूमेंट्स में क्या सब लिखा था वो समझ आ नहीं रहा था। रोहन पता लगाना चाहता था कि क्या फिलिप जिंदा है, क्योंकि अगर फिलिप जिंदा नहीं है तो शायद उसकी आत्मा ही रोहन को परेशान कर रही है। यही सब पता लगाने के लिए रोहन और मधु प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इन्हें उस एजेंट का पता करना होगा जो कि लोगों को सऊदी भेजता है और इसका पता एल्सम्मा से मिल सकता है क्योंकि उनका बेटा मनु भी सऊदी गया है। देन उस एजेंट से फिलिप के बारे में आइडिया लग जाएगा। एल्सम्मा से बात करने रोहन जाने वाला था, वहीं मधु चर्च जाएगा टू फाइंड मोर अबाउट फिलिप। सो यस, मधु तुरंत चर्च में फादर से मिलता है और फिलिप वाली डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाता है। फादर बताते हैं कि यहाँ कुछ लाइंस तो बाइबल से ली गई हैं लेकिन काइंड ऑफ मिसअंडरस्टूड वे में पोर्ट्रेट है और कई लाइंस बाहर से हैं। इस पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको डीएस इरे के बारे में बता देता हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो लाइंस हैं वो उसे ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। डीएस इरे एक पुराना लैटिन हिम है जिसका मतलब है डे ऑफ रैथ यानी क्रोध का दिन। ये हिम यूरोपियन के मिडिवल टाइम में लिखा गया था, लगभग 13th सेंचुरी के आसपास, और ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से उस दिन को डिस्क्राइब करता है जब दुनिया का अंत होगा और सब लोग अपने कर्म के हिसाब से न्याय का सामना करेंगे। इस दिन को जजमेंट डे या डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। डीएस इरे के शब्दों में वो महान और भयानक दिन दिखाया गया है जहां सभी मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, एक ट्रम्पेट की जोर से आवाज उन्हें बुलाएगी और सब पे भगवान का फैसला होगा। किसी को स्वर्ग मिलेगा और किसी को नरक। इस हिम का टोन बहुत सीरियस और इमोशनल है जिसमें लोगों का डर, उनका पश्चाताप और दया भरी प्रार्थना दोनों मिलाकर एक ड्रामेटिक तस्वीर बनाते हैं। डीएस इरे का इफेक्ट सिर्फ धार्मिक गीतों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर वेस्टर्न
वेस्टर्न कल्चर, म्यूजिक और सिनेमा तक है। कई क्लासिकल कंपोजर्स जैसे मोजार्ट, वर्दी और बर्लियोज ने अपनी रिक्विएम कंपोजिशंस में डियस इरेस के ट्यून और थीम को यूज किया है, जिससे उनके म्यूजिक में जजमेंट डे का एक भयानक और डिवाइन फीलिंग आती है। मॉडर्न मूवीज और शोज में भी जब कभी मौत, डेस्टिनी या पनिशमेंट का ग्रैंड मोमेंट दिखाना होता है, तब इस हिम के मोटिव्स सुनाई देते हैं। सो यस, ऐसी चीजें ही फिलिप के डॉक्यूमेंट में थी, इंक्लूडिंग द नोट्स फॉर राइम, डिपिक्टिंग कि फिलिप खत्म होने को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मानता था, रादर उसके बाद तो जजमेंट डे आएगा ही जब सब उठेंगे और फिर जजमेंट होगा। फादर बताते हैं कि फिलिप चर्च के लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुका था और वो इस चर्च के बहुत करीब था। इनफैक्ट यहाँ वो क्वाड में गाता भी था। फादर के पास एक ग्रुप फोटो भी थी जिसमें फिलिप भी था और वो ये फोटो मधु को दिखाते हैं। मधु इस फोटो को जूम करके देखता है और देखते ही वो शॉक में था, क्योंकि उसे कुछ तो ऐसा पता लग गया था विच वाज शॉकिंग। अब ये बात क्या है वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फॉर नाउ सीन रोहन पे आता है, जो कि एल्सम्मा के घर पे उनके बेटे मधु के बारे में पूछता है। एल्सम्मा कहती है कि मधु अपने एंड से ही कभी कदार कॉल करता है, तो उनके पास मधु का कोई ऐसा नंबर वगैरह तो नहीं है। ऐसे में रोहन एल्सम्मा से उस एजेंट का नंबर मांगता है जो कि मधु को सऊदी भेजा था। एल्सम्मा नंबर लेने अंदर जाती है और तभी रोहन को कुछ प्लैक्स एंड अवार्ड्स वगैरह एल्सम्मा के घर में दिखते हैं। रोहन नजदीक से इन्हें देखता है और इन अवार्ड्स पे नाम लिखा था फिलिप सेबास्टियन। जी हाँ दोस्तों, एल्सम्मा के बेटे का ऑफिशियल चर्च वाला नेम था फिलिप सेबास्टियन और घर पे सब उसे मनु बुलाते थे। इनफैक्ट मधु को भी फोटो देख के यही बात पता चली थी कि फिलिप और कोई नहीं बल्कि एल्सम्मा का बेटा मनु है। एनीवेज, रोहन एल्सम्मा के घर के अंदर जाता है और वो एक कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में उसे बिस्तर पे मनु और फिलिप की सड़ी गली हुई लाश दिखती है। जी हाँ दोस्तों, एल्सम्मा का बेटा समाप्त हो चुका है और एल्सम्मा अपने बेटे की लाश को घर में ही रखती है। वो सबसे कहती है कि उनका बेटा सऊदी में है, लेकिन असल में तो उनके बेटे की लाश घर में ही थी और लाश के पैर में कनी के एंकलेट्स भी थे। कमरे में कुछ कैंसर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे और वो सारे पेजेस थे जो कि मनु और फिलिप प्रिंट किया करता था, यानी डियस इराय वाली लिखी हुई बातें। अब इससे पहले रोहन कुछ रिएक्ट कर पाता, एल्सम्मा पीछे से उसके सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ मधु रोहन को फिलिप का सच बताने के लिए कॉल लगा रहा था, लेकिन रोहन फोन तो पिक ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स रोहन बेहोश है। अब जब रोहन को होश आता है तो एल्सम्मा उसे अपने बेटे मनु फिलिप सेबास्टियन की कहानी बताती है। दरअसल फिलिप को कनी बहुत पसंद थी और वो हमेशा कनी को देखा करता था। फिलिप कनी की फोटोज निकालता, उसे देखता, लेकिन वो कभी भी कनी को जाके अपने प्यार का इजहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिलिप को रेस्पिरेशन वगैरह से रिलेटेड कैंसर था, जिससे फिलिप कमजोर हो रहा था। इनफैक्ट वो कभी भी खत्म हो सकता था। फिलिप कनी के हर चीज से ऑब्सेस था, चाहे बात कनी के चिलंका यानी घुंघरू की हो या फिर उसकी कोई भी छोटी से छोटी सामान। एल्सम्मा अपने बेटे को इस तरह तड़पता नहीं देख पाती, क्योंकि बीमारी के कारण फिलिप ज्यादा टाइम घर में ही रहता। ऐसे में जब फिलिप बीमारी से खत्म हो गया तब एल्सम्मा अपने बेटे की आत्मा को पृथ्वी पे ही रोकने के लिए एक प्लान बनाई। वो कनी के छोटे मोटे सामान चुराती, लाइक उसके गहने, चूड़ी, इवन बस टिकट या कोई भी छोटा सामान, देन उसे फिलिप के लाश वाले कमरे में रख देती। वो इस पूरे कमरे को कनी के सामान से भर दी थी और जब फिलिप बीमार बिस्तर पे था तब वो फिलिप के पैर में कनी के एंकलेट्स यानी कि वो घुंघरू है ना, वो तक पहना दी थी। ऐसे में जब फिलिप खत्म हुआ तो उसकी आत्मा वाकई इसी दुनिया में टिक गई और घर में एंकलेट्स की आवाज वगैरह आने लगी। ऐसे में डियस इराय में मानते हुए एल्सम्मा और फिलिप मानते थे कि एक दिन सारे मृत उठ खड़े होंगे और उस दिन गॉड डिसाइड करेंगे सबका फेट। तो एल्सम्मा इससे जुड़ी कुछ रिचुअल भी करी होगी और वी कैन से प्रेयर, जिससे फिलिप की आत्मा को शांति नहीं मिली। इनफैक्ट देखा जाए तो फिलिप का कुछ बरियल वगैरह भी नहीं हुआ ना, क्योंकि एल्सम्मा अपने बेटे की लाश को तो उसके कमरे में ही रख ली थी। तो इस तरह से फिलिप की आत्मा इस दुनिया में रह गई, मतलब यहीं पे बाइंड हो गई और कनी के साथ बाइंड हुई है और शायद वही कनी को गलत कदम उठाने का कारण बना होगा। नाउ कनी के खत्म होने के बाद जब रोहन कनी के कमरे में उसकी क्लिप उठा लिया तो फिलिप गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि फिलिप के हिसाब से वो और कनी एक है और जो कुछ कनी का है उस पे सिर्फ फिलिप का हक है। इसलिए फिलिप रोहन पे हमला वगैरह करने लग गया था। सो यस, फॉर नाउ रोहन चोटिल हालत में पड़ा है और एल्सम्मा ठान ली है कि वो अपने बेटे को जाने नहीं देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें रोहन को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। दूसरी तरफ मधु एल्सम्मा के घर आता है और वो चुपके से अंदर आकर रोहन को उठाता है। मधु ये तक देख लिया था कि एल्सम्मा बाहर जमीन खोद रही थी, शायद वो रोहन को दफना देने वाली थी। रोहन और मधु सोचते हैं कि इन एंकलेट की वजह से ही फिलिप की आत्मा अब तक इस दुनिया में है, तो अगर उसके पैर से एंकलेट निकाल दी जाए तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। अब ये एंकलेट पैर में बुरी तरह फंसा हुआ था और इसलिए इसे निकाल पाना नामुमकिन था। तो रोहन डिसाइड करता है कि वो फिलिप के पैर ही काट के अलग कर देगा। रोहन चाकू लाने जाता है, लेकिन एल्सम्मा उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वहीं मधु के साथ फिलिप के कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू होती है। मधु किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं एल्सम्मा रोहन को काफी पीट देती है। ऑल्दो अंत में समहाउ रोहन एल्सम्मा पे हमला करके उन्हें गिरा देता है। इसके बाद रोहन फिलिप के कमरे में आता है जहां फिलिप मधु पे हमला करके उसे खत्म कर रहा था। रोहन फौरन चाकू से फिलिप के एंकलेट वाले दोनों पैर को अलग करता है, देन पैर को आग में फेंक देता है। एल्सम्मा ये सब देखकर रोती है और हम क्लियरली देख पाते हैं कि आग से ये आत्मा या शक्ति निकलती है जो कि घर के छत को फोड़ के निकल गई, मतलब शांति मिल गई। अब इससे पूरे घर में आग लग जाती है और रोहन किसी तरह
मधु को बचा के घर से बाहर निकालता है। हम देख पाते हैं कि फिलिप का भी पूरा कमरा जलता है, जिसमें कनी का सामान और डीएस एराय वाले नोट्स भी जलती हैं। रोहन यहाँ एल्सम्मा को भी आग से बचा के बाहर निकालता है एंड दिस सीन डिपिक्ट्स कि एल्सम्मा भी फाइनली अपने बेटे के गुजर जाने वाली बात को एक्सेप्ट कर ली है। यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में मधु को सेम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते देखते हैं, जहां उससे मिलने एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम जॉर्ज था, जो कि बताता है कि वो एक घर रेंट पे दिया था जिसमें काफी समय तक एक औरत और उनका बेटा रहता था। बट देन उनके जाने के बाद वो घर को लॉक कर दिया है और उस घर में कुछ हॉन्टिंग्स हैं और इसी सिलसिले में जॉर्ज को मधु की हेल्प चाहिए थी। दिस सीन डिपिक्ट्स कि लोग अब जानने लग गए हैं कि मधु लोगों की ऐसी केसेस में हेल्प करता है और मधु को भी लाइफ में एक पर्पस मिल गया है टू हेल्प अदर्स। वहीं रोहन भी मधु से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि वो कल अमेरिका जाने वाला है। रही बात किरण की, तो वो भी काफी अच्छा हील कर रहा है एंड ठीक हो रहा है। अब जाने से पहले वाली रात रोहन अपने घर के कमरे में होता है। उसे फिर ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसके बेड पे बैठा हुआ है। इनफैक्ट बेड पे कनी की रेड हेयर क्लिप भी पड़ी हुई थी। रोहन उस जगह पे चादर फेंकता है और ये चादर वाकई ऐसी शेप लेती है मानो अंदर कोई है। रोहन जैसे ही चादर हटाता है, हम एक लड़की की आवाज सुन पाते हैं और रोहन इसे देख के शॉक में था। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डीएस एराय फिल्म की कहानी और अब हम फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करेंगे। सबसे पहले एंडिंग की बात की जाए तो एक बात क्लियर है कि रोहन को अब भी एक स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि जो स्पिरिट रोहन के घर में दिखी वो कनी की है या फिर फिलिप सेबेस्टियन की या फिर किसी और की। तो थियरीज के हिसाब से एक चीज तो क्लियर है कि इनिशियली जो कोई भी रोहन को हॉन्ट कर रहा था वो फिलिप की ही आत्मा थी। क्यों? क्योंकि फिलिप ने कनी के बिलोंगिंग्स स्पेशली एंकलेट्स के थ्रू अर्थ पे अटैचमेंट बना ली थी और जब रोहन ने कनी का हेयर क्लिप उठाया तो फिलिप की आत्मा ने उसको टारगेट करना शुरू किया। देन एंड में उसकी आत्मा को शायद मुक्ति भी मिल गई थी। सो यस, शायद वो फिलिप नहीं है। ऑल्दो कई लोग मानते हैं कि फिलिप समहाउ बच गया होगा, वापस आया होगा, बट आई बिलीव कि नहीं, फिलिप की आत्मा को शांति मिल गई है। मैं मानता हूँ सेकंड थियरी में, जो कि कहती है कि अंत में कनी खुद ही रोहन को हॉन्ट करने लग गई है। लेकिन अगेन इस थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट ये बात करती है कि कनी के फाइनल राइट्स तो हो चुके थे, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जानी चाहिए थी। बट देन एंड में रोहन के बेड पे वो रेड क्लिप थी, जिससे शायद कनी समहाउ अब भी इस दुनिया में आई हो। मधु क्लियरली कहा था कि कोई भी चीज अगर पीछे इस तरह से छूट जाती है जिससे कि वो पर्सन अटैच्ड होगा तो फिर आत्मा आ सकती है और यही यहाँ केस हुआ होगा। या फिर शायद रोहन का गिल्ट या उसका कनी के साथ पास्ट रिलेशनशिप ही कनी को यहाँ बाइंड कर रहा हो। नाउ तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कोई अलग ही स्पिरिट हो, लेकिन फिर हेयर क्लिप का दिखना इस थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हाँ, मैं पहली और तीसरी थियरी में तो नहीं मानता, लेकिन मैं सेकंड थियरी में मानता हूँ, यानी कि शायद ये कनी की ही स्पिरिट है जो कि रोहन को हॉन्ट कर रही है। वैसे यहाँ आप अपनी थियरीज कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। अब दोस्तों, इस फिल्म का यूनिवर्स एक शेयर्ड हॉरर यूनिवर्स है जिसमें ब्रह्मयुगम और भूतकालम का कनेक्शन भी है। इन दोनों फिल्मों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और दोनों एक्सप्लेनेशंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जब आप उन दोनों एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे तो आप कई और चीजों को भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब फिल्म में मधु के घर पर एंसेस्टर्स की ब्लैक व्हाइट फोटोज दिखाई गई है, जिससे हिंट मिलती है कि वो पुट्टी लाइनेज से बिलोंग करता है, जो ब्रह्मयुगम में कोडुमन पुट्टी के साथ जुड़ा हुआ था। मधु की पावर्स या सेंस इस लाइन ऑफ वर्क का हेरिटेज है। वो ओनली विजुअल्स या जंप स्केयर्स नहीं देख रहा, बल्कि स्पिरिचुअल रेजोनेंस, हॉन्टेड अटैचमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को सेंस कर पाता है। इनफैक्ट फिल्म के एंड में जो माँ बेटे वाली बात एक बताई गई है ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं भूतकालम से है। अगेन मैं पूरी कनेक्शन आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप भूतकालम वाली मेरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आप अपने आप ही उस चीज को समझ जाएंगे। और फिल्म का सेंट्रल एंटागनिस्ट फिलिप था, जिसकी आत्मा को उसकी माँ एल्सम्मा बाइंड कर दी थी। इस पे हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं कि ये सब कैसे हुआ था। साथ ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही डीएस एराय का कनेक्शन भी समझा दिया है। अब क्योंकि फिल्म में फिलिप का खत्म होना और आत्मा बाइंडिंग स्टोरी डीएस एराय हिम के कॉन्सेप्ट के अंदर है, तो इसीलिए फिल्म का नाम भी यही रखा गया है। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट कहती है कि दोज हु डाई मस्ट फेस पास्ट, मस्ट बी जज्ड, मस्ट राइज और बी ट्रैप्ड। तो मूवी के शुरुआत में हम एलन नाम की लड़की से मिलते हैं, जो कि एक अंधेरी सी जगह में रो रही थी और अपने गार्डियन एंजल या स्पिरिट को बुला रही थी। वो कह रही थी कम टू मी, एंड टू हर सरप्राइज कोई उसे आंसर भी करता है। ये जो भी आंसर किया था वो एलन से अंधेरे में बात कर रहा था और वो कहता है कि तुमने मुझे जगा दिया है और अब तुम मेरी हो। इसके जवाब में एलन भी खुद को उसे सौंप देती है और अगले ही पल एलन किसी और दुनिया या रेल्म में पहुंच जाती है, जहां वो एंटिटी और एलन आपस में इंटीमेट होते हैं। अब ये एंटिटी अचानक से एक भयानक रूप ले लेता है और एलन का शरीर अजीब तरीके से शेक करने लगता है और अगले ही क्षण वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है। यानी ये सब एलन का नाइटमेयर था। और वाज इट अ नाइटमेयर?
खैर आगे हम जान पाते हैं कि एलन और उसका पति थॉमस विसबर्ग जर्मनी में रहते हैं और ये साल था 1838 का। ये दोनों एक न्यूली वेड कपल थे जहां दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एलन का हस्बैंड थॉमस एक रियल स्टेट एजेंसी में काम करता था और उसे अपने ऑफिस से ट्रांसिल्वेनिया जाने को कहा जाता है जहां काउंट ऑरलॉक उनका क्लाइंट होता है। काउंट ऑरलॉक काफी ओल्ड थे, उन्हें विसबर्ग में एक घर चाहिए था एज ही वाज रिटायर्ड। यही सब मैटर हैंडल करने के लिए थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाना था फॉर 6 वीक्स। अब थॉमस अपनी पत्नी को छोड़ इतने दूर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एजेंसी में अपनी पोजीशन ऑफिशियल करने के लिए उसे अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है। खैर अब वो घर आकर ये न्यूज एलन को सुनाता है जो इससे काफी अपसेट होती है। एलन का कहना था कि उसे फीलिंग्स आ रही है कि अगर थॉमस इस ट्रिप में जाएगा तो उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। मोरओवर एलन को हर रात काफी डरावने नाइटमेयर्स भी आ रहे थे। थॉमस कहता है कि इस डील से जितने भी पैसे आएंगे उससे हम एक अच्छा घर खरीदेंगे, जिस पे एलन कहती है कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। स्टिल थॉमस को तो अपनी जॉब के बारे में सोचना था ना, इसीलिए वो अपने फ्रेंड फ्रेडरिक और उसकी पत्नी एना के पास एलन को रख के अपने सफर पे निकल पड़ता है। फ्रेडरिक की 2 छोटी बेटियां थी और एलन भी इनके साथ ही रहने लगती है। वैसे सफर में जाने से पहले एलन थॉमस को अपना नेकलेस देती है जिसमें एक छोटा सा हार्ट शेप्ड का लॉकेट था और उसमें वो अपने हेयर्स कट करके रखती है एज हर मार्क। वहीं दूसरी तरफ हम एक नग्न इंसान को देखते हैं जो एक पेंटाग्राम के अंदर बैठा था और कुछ तो रिचुअल जैसा कर रहा था। उसके पास एक किताब थी जिसपे वो कुछ इनग्रेव कर रहा था और अपने लॉर्ड या मालिक को याद करके उन्हें समन भी कर रहा था। अब ये आदमी कौन है ये तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। खैर तो थॉमस सफर करते हुए एक बर्फीले गांव में पहुंचता है जहां वो लोगों को कुछ फोक डांस करते देखता है। थॉमस इस गांव के लीडर से कहता है कि मुझे यहाँ एक रात ठहरना है क्योंकि मैं काउंट ऑरलॉक के कासल जा रहा हूँ। लीडर कहता है कि काउंट ऑरलॉक का नाम यहाँ मत लेना क्योंकि वो एक शैतान है। इनफैक्ट ये सारे लोग तो थॉमस को सजेस्ट करते हैं कि थॉमस को काउंट ऑरलॉक के पास जाना ही नहीं चाहिए बल्कि अपने घर वापस चले जाना चाहिए। एनीवेज आगे थॉमस देखता है कि यहाँ के लोगों के पास गार्लिक वगैरह था और एक औरत तो थॉमस के लिए प्रे कर रही थी। वो लेडी कहती है कि ऑरलॉक की परछाई पड़ने मात्र से ही लोगों को डरावने सपने आने लगते हैं। सो बेसिकली इट वाज क्लियर कि इस गांव के लोगों में काउंट ऑरलॉक को लेकर काफी डर था। अब उसी रात थॉमस अपनी नींद से जागता है और देखता है कि कुछ लोग परेड करते हुए एक नग्न लड़की को घोड़े पे बिठाकर कहीं ले जा रहे थे और सामने ही उनका लीडर एक ग्रेव को खोलकर एक मृत शरीर के दिल में वार कर देता है जिससे उस आदमी के मुंह से खून बहने लगता है और तभी थॉमस की आंख खुल जाती है जिससे वो समझ पाता है कि ये सब उसका नाइटमेयर था। अब अगली सुबह जब थॉमस कॉटेज से निकलता है तो वो पाता है कि दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं था, यानी अचानक से पूरा का पूरा गांव ही कैसे गायब हो गया। खैर अब थॉमस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और बर्फीले रास्तों को पार करके एक रास्ते पे रुकता है। तभी उसके सामने एक तांगा गाड़ी आ जाती है जिससे वो बाल बाल बचता है, लेकिन वो समझ पाता है कि ये जो हॉर्स कार्ट थी वो उसे ही लेने आई थी। तो हाँ, इस तांगा गाड़ी पे बैठ के थॉमस सीधे ऑरलॉक के कासल में पहुंच जाता है। जाते वक्त उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, स्टिल ही मैनेजेस की कैसे भी वो ऑरलॉक से मिल ले। नाउ कासल के अंदर काउंट ऑरलॉक अंधेरे में काफी डरावना लग रहा था और थॉमस को काफी डर लग रहा था। ऑरलॉक यहाँ थॉमस से काफी रूडली बात करता है और उससे कहता है कि तुम काफी लेट आए हो और आज से तुम मुझे काउंट नहीं माय लॉर्ड कह के संबोधन करोगे। काउंट ऑरलॉक उसे डिनर ऑफर करता है और एक ब्रेड को काटते हुए थॉमस का हाथ थोड़ा सा कट जाता है। इसे देखकर काउंट ऑरलॉक कहता है कि आओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। काउंट ऑरलॉक के हाव भाव देखकर थॉमस इतना डर जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और इस सीन के अंदर हमें ऑरलॉक की शक्ल अच्छे से दिखाई भी नहीं जाती, बट हम लोग गेस कर ही सकते हैं कि काउंट ऑरलॉक काफी डरावना दिखता होगा, जस्ट लाइक ड्रैकुला। वहीं दूसरी तरफ विसबर्ग में एना और एलन बच्चों को लेकर वॉक पे जाती है जहां हम जान पाते हैं कि एलन काफी अच्छे विचारों वाली थी और उसके ख्याल किसी बच्चे जैसे इनोसेंट थे। वहीं कासल में थॉमस को होश आता है और वहां काउंट ऑरलॉक नहीं था। वो अब कासल में इधर उधर घूमता है जहां उसे एक कमरे के मिरर में कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन दिखता है। खैर उसी रात काउंट ऑरलॉक एक अनजान भाषा में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उस पे थॉमस के सिग्नेचर मांगता है। पूछने पे ऑरलॉक कहता है कि ये उसके पूर्वजों की भाषा है और उसमें ये लिखा है कि मैं तुम्हारी एजेंसी के जरिए घर ले रहा हूँ। अब थॉमस साइन नहीं करना चाहता था, स्टिल वो ऑरलॉक के डर से और अपने कमीशन के बारे में सोचकर कुछ नहीं कह पाता और साइन कर देता है। उसी दौरान ऑरलॉक थॉमस से एलन वाला वो लॉकेट मांगता है और थॉमस भी उसे लॉकेट देखने को देता है, लेकिन यहाँ ऑरलॉक उस लॉकेट को वापस ही नहीं करता। इंस्टेड वो थॉमस को एक पाउच में सोने के सिक्के दे देता है एज कमीशन। थॉमस अब जल्द से जल्द घर जाने की अनुमति मांगता है और वो लॉकेट भी वापस मांगता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इनफैक्ट वो अपने सीने पे 2 दांत के निशान भी देखता है। अब थॉमस पूरी तरह से डर चुका था और वो भागकर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है, इसीलिए वो एक फावड़ा लेकर पासी के बेसमेंट का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। बेसमेंट पे उसे एक कॉफिन रखी हुई मिलती है और जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलता है उसे अंदर ऑरलॉक की शरीर
दिखती है जो सड़ा गला हुआ सा था। ऐसे में थॉमस पास में रखे एक एक्स को उठाकर ऑरलॉक को मारने जाता है कि तभी ऑरलॉक जाग जाता है और थॉमस वहां से भाग खड़ा होता है। हम देखते हैं कि काउंट ऑरलॉक एलन का लॉकेट लेकर लैटिन में कुछ कहता है जैसे तुम्हारा हस्बैंड अब खो गया है और अब तुम मेरे सपने देखो। ऐसा लग रहा था कि वो कोई जादू कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एलन पजेस्ड हो रही थी और कासल में अब ऑरलॉक अपने वैम्पायर वाले रूप में आकर थॉमस को बाइट कर उसका खून पीने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने तो गेस अब तक कर ही लिया था कि काउंट ऑरलॉक ड्रैकुला माफिक है। अब विस्बर्ग में डॉक्टर विल्हेम एलन की बिगड़ती तबीयत को लेकर परेशान थे और वो फेडरिक से कहते हैं कि शायद एलन कोई मानसिक तनाव से जूझ रही है। तभी पास में सो रही एलन अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ाने लगती है और डॉक्टर को उसे बेहोश करना पड़ता है। वहीं कासल में मौका पाते ही थॉमस खिड़की से निकलकर नदी में कूद जाता है और विस्बर्ग में एलन इस बात से परेशान थी कि थॉमस ने उसे कोई भी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी है। इसी बात को लेकर फ्रेडरिक और एलन में बहस हो जाती है और कुछ समय बाद एलन को पैनिक अटैक आता है जहां से एना और फ्रेडरिक उसे घर ले आते हैं। इसका मतलब कि अब दोनों यानी थॉमस और एलन मुसीबत में थे, जहां थॉमस के पीछे ऑरलॉक पड़ा था और एलन को यहाँ पैनिक अटैक्स आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विल्हेम पे उसी आदमी के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी आती है जो रात को रिचुअल्स वगैरह कर रहा था। अब डॉक्टर और उनका असिस्टेंट उसी आदमी को देखने जाते हैं जहां उसने पूरे सेल में अजीब अजीब से ड्राइंग्स करे थे और जोर जोर से हंस रहा था। इस आदमी का नाम नॉक था जो कि अजीब तरह से एक कबूतर को कच्चा खा जाता है और तो और वो अपने मास्टर के बारे में भी बताता है जो और कोई नहीं बल्कि काउंट ऑरलॉक थे। अंत में वो डॉक्टर पे भी हमला कर देता है और हम समझ पाते हैं कि वो खुद वैम्पायर नहीं है बल्कि ऑरलॉक का सेवक है। नॉक दिन रात ऑरलॉक को बुलाता रहता है और उसे भी पता था कि अब ऑरलॉक विस्बर्ग में आने वाला है। वहीं एलन अब पजेस्ड होने लगी थी और उसकी तबीयत को देखकर डॉक्टर विल्हेम कहते हैं कि हमें एलन को प्रोफेसर फ्रांस के पास ले जाना होगा जो कि लोगों की मेंटल इलनेस में मदद करते हैं। ऐसे में फ्रेडरिक और विल्हेम एलन को लेकर प्रोफेसर फ्रांस के पास जाते हैं। वहीं दूसरी ओर थॉमस नदी किनारे बेहोश पाया जाता है जिसे कुछ ग्रुप ऑफ नेटिव पीपल अपने डेरे में ले आते हैं। ये नेटिव्स अपनी भाषा में कुछ झाड़ फूक करते हैं और थॉमस की चोट पे मलहम वगैरह लगाकर उसे कुछ हद तक ठीक करते हैं। जब थॉमस को होश आता है तो एक लेडी उससे कहती है कि तुम उसके परछाई की चपेट में आ गए हो और तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन थॉमस तो जल्द से जल्द अपनी पत्नी एलन के पास लौटना चाहता था क्योंकि वो समझ गया था कि काउंट ऑरलॉक की नजर उसकी पत्नी एलन पे है। ऐसे में थॉमस नेटिव्स के लाख मना करने के बावजूद अपने हॉर्स पे चढ़ के विस्बर्ग की ओर निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काउंट ऑरलॉक अपने कॉफिन के अंदर ही एक शिप पे विस्बर्ग जा रहा था और वो कुछ चैंटिंग्स भी कर रहा था जिसे एलन सुन पा रही थी। ऑरलॉक का अब सिर्फ एक उद्देश्य था एंड दैट वाज एलन को पाना। वहीं नॉक को भी अपने लॉर्ड के आने का आगाज मिल चुका था, लेकिन शिप में चूहे तबाही मचा देते हैं जहां एक एक करके सभी को प्लेग होने लगता है। ये सारे रैट्स ऑरलॉक के कब्र से निकल रहे थे और हम समझ पाते हैं कि ऑरलॉक जहां भी जाता है अपने साथ तबाही, महामारी जैसे प्लेग फैलाता चला जाता है। सो वी कैन काइंड ऑफ से कि विस्बर्ग के लोगों को अब एक प्राचीन वैम्पायर के साथ साथ जानलेवा प्लेग की बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा। तो हाँ, शिप के तो सारे लोग एक एक करके समाप्त होने लगते हैं और एक आदमी समझ जाता है कि ये सारे रैट्स ऑरलॉक के कब्र से आ रहे हैं। ऐसे में वो कब्र खोल के चूहों को निपटाने जाता है लेकिन ऑरलॉक उसे ही निपटा देता है। वहीं विस्बर्ग में डॉक्टर विल्हेम और फ्रेडरिक मिल के प्रोफेसर फ्रांस से मिलते हैं जो कि एलन से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि एलन को रिबन्स वगैरह से बांध के रखा गया था और ऐसे में वो एलन को आजाद कर उससे बड़े प्यार से बातचीत करते हैं। एलन उन्हें अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि कभी कभी उसकी सोल इस रेल्म को छोड़कर कहीं और चली जाती है और हाँ, उसमें कोई साइकिक एबिलिटी भी जरूर थी जिससे वो फ्यूचर में होने वाली चीजों का पता पहले ही लगा लेती है। एलन ये भी कहती है कि वो पहले बहुत अकेला फील करती थी लेकिन थॉमस के आने के बाद से उसकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई, लेकिन अब उसके सपने पहले से भी ज्यादा भयानक हो गए थे और वो कुछ समझ नहीं पाती। तो आगे एलन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो पजेस्ड हालत में अपने शरीर को क्रीपी तरीके से झटकने लगती है। प्रोफेसर फ्रांस उसके शरीर के आर पार एक पिन को चुभो देते हैं लेकिन एलन को कुछ फील नहीं होता। इससे वो इंटरप्रेट करते हैं कि एलन का सोल इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट एलन को कोई मेंटल इलनेस नहीं बल्कि उसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब ये सीन जो है वो फिल्म की वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है। इनफैक्ट ये जो पूरी फिल्म है काफी ज्यादा सिनेमैटिक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसे जरूर देखें। मतलब आई नो कि ये सेम ड्रैकुला वाली ही कहानी है बट स्टिल दिस वन इज रियली गुड। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, फ्रेडरिक और एना इस बात से डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि एलन बस इस वजह से परेशान है क्योंकि उसका पति उससे दूर है। अब उसी रात एलन अचानक अपने बिस्तर से उठती है और भागते हुए गेट पे जाती है जहां थॉमस आकर बेहोश पड़ा था। अब यहाँ शॉकिंग बात यह थी कि वो शिप जिसमें काउंट ऑरलॉक था वो बिल्कुल खराब हालत में लेकिन विस्बर्ग पहुंच चुका था। खैर, एलन की तबीयत अब एकदम से सुधर गई थी और डॉक्टर विल्हेम और प्रोफेसर फ्रांस अब थॉमस का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहीं कुछ लोग शिप को देखकर समझ जाते हैं कि ये एक प्लेग शिप था और पूरा शहर रैट्स वगैरह से इन्फ्लिक्टेड हो जाता है। ढेर सारे चूहे शिप से बाहर निकलकर शहर में कहर मचा देते हैं और नॉक भी अब अपने सेल से निकलकर काउंट ऑरलॉक से मिलने चला जाता है।
ऑरलॉक की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो जोर जबरदस्ती से एलन को अपने साथ नहीं ले जा सकता, रादर एलन को अपनी मर्जी से उसके साथ आना पड़ेगा। तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे एलन मजबूर हो जाए उसके पास आने में। तो इस पॉइंट पे शहर में आए दिन कई सारे लोग मारे जा रहे थे और ये सब काउंट ऑरलॉक कर रहा था, जिसे हम अब से नोस्फेरातु कहकर बुलाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि रोमानियन लैंग्वेज में नोस्फेरातु का मतलब वैम्पायर ही होता है। डॉक्टर विल्हेम और फ्रांस भी अब प्लेग विक्टिम्स को एग्जामिन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन लोगों के शरीर में रैट्स के काटने के निशान तो हैं ही, साथ ही इनके शरीर के अंदर खून बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे प्रोफेसर फ्रांस थोड़े अलर्ट हो जाते हैं और समझ जाते हैं ये किसी डीमन का काम है। फ्रांस अब नॉक से बातचीत करना चाहते थे, एज उनको लगता था कि नॉक को इस बारे में जरूर कुछ पता है, बट नॉक तो कल रात ही अपने सेल को छोड़ के भाग गया था। ऐसे में फ्रांस तुरंत कहते हैं कि हमें नॉक को ढूंढना होगा। ऑल्दो इस पॉइंट तक भी फ्रेडरिक को इन सारे डीमंस वाली बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो डॉक्टर और फ्रांस दोनों के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। तो अगले सीन में नोस्फेरातु अपनी दृष्टि पूरे शहर में फेरता है, जिससे घर घर में लोग मरने लगते हैं और पूरा आतंक मच जाता है। वहीं थॉमस भी अब डरावने सपने देखने लगा था और वो एलन को नींद में ही अपने से दूर हो जाने को कहता है। एलन अब एना के साथ सोती है, लेकिन अचानक आधी रात को एलन को सपना आता है जहां वो अपने सामने नोस्फेरातु को खड़ा पाती है। मूनलाइट में दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और नोस्फेरातु एलन को कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने एक बॉन्ड साइन करा है जिसके चलते उसने तुमको मुझे बेच दिया है। ना ऑफ कोर्स ये सही नहीं था, लेकिन हम समझ पाते हैं कि जिस पेपर पे थॉमस ने सिग्नेचर किया था वो अजीब लैंग्वेज वाला, वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं बल्कि नोस्फेरातु के साथ अग्रीमेंट थी, जिसके मुताबिक नोस्फेरातु एलन को थॉमस से छीन सकता है। नोस्फेरातु एलन से ये भी कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, या तो तुम मेरे पास आने के लिए मान जाओ या तुम अपने सबसे करीबी लोगों को खोदोगी। वो एलन से कहता है कि तुम मनुष्य नहीं हो, इसलिए तुम इनके साथ नहीं रह सकती एंड यू मस्ट कम टू मी। इस पॉइंट पे एलन भी चैलेंज करती है कि वो नोस्फेरातु से प्यार नहीं करती और अब उसकी लाइफ में थॉमस के अलावा कोई और नहीं आ सकता। इन दोनों की बातचीत से कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि एलन नोस्फेरातु को पहले से जानती है और उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी थी। इसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान एलन की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि एना बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी और बहुत सारे चूहे उसे कुतर रहे थे। ऑफ कोर्स ये काफी हॉरिबल सीन था और इसे देखकर एलन चिल्लाती है। तो अगली सुबह एना और फ्रेडरिक एलन को बताती है कि उसने फील करा है कि कोई शैडो उसके चेस्ट पे वुंड करके उसका खून पीने लगी है और एलन समझ गई थी कि ये नोस्फेरातु का काम है। ऑफ कोर्स नोस्फेरातु ये सब एलन को वीक करने के लिए कर रहा था। एलन ये सारी बातें फ्रेडरिक को समझाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में एलन उसे पूछती है कि तुम मुझसे हेट क्यों करते हो, जिसपे फ्रेडरिक कहता है कि मैं तुमसे हेट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी फेरी टेल वाली लाइफ, बच्चों जैसी इनोसेंस मुझे अच्छी नहीं लगती। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है और तुम ना समझो जैसी बातें करती हो। इनफैक्ट इस पॉइंट पे फ्रेडरिक एलन और थॉमस दोनों को अपने घर जाने को कह देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का कहना था कि एक नॉक ही है जो कि हमें नोस्फेरातु के बारे में बता सकता है। इसका नॉक और डॉक्टर लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह ढूंढने लगते हैं जिससे उन्हें कोई क्लू मिले। लकीली फ्लो बोर्ड के नीचे प्रोफेसर फ्रांस को वही किताब मिल जाती है जिसमें नॉक नोस्फेरातु के बारे में लिखा करता था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एलन और थॉमस फ्रेडरिक के घर छोड़ अपने घर चले जाते हैं और पूरा शहर जल रहा था प्लेग और रायट्स में। अब फ्रांस फ्रेडरिक से कहता है कि मुझे थॉमस और एलन से मिलना है क्योंकि उनकी जान खतरे में है, लेकिन फ्रेडरिक ने तो उन्हें, और इस बात पे वापस इन लोगों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि फ्रांस का मानना था कि नोस्फेरातु का अपना होमलैंड वापस लौटना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो एलन और थॉमस के पीछे पीछे जाएगा तो हर जगह तबाही मचाता जाएगा। ये लोग डिसाइड करते हैं कि दिन के वक्त जब नोस्फेरातु अपने ग्रेव में सोया रहेगा तब ये लोग उसे खत्म करेंगे। फ्रेडरिक इससे परेशान हो गया था और उन दोनों को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फ्रांस कहता है कि अगर नोस्फेरातु ने एक बार तुम्हारी वाइफ का खून टेस्ट कर लिया तो वो वापस हमला जरूर करेगा, लेकिन फ्रेडरिक तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस अब थोड़ा बेहतर था और वो शहर छोड़ के जाने की बात करता है। ऐसे में एलन उसे अपने लाइफ की एक सबसे बड़ी सीक्रेट बताती है एंड दैट सीक्रेट वाज कि जब एलन यंग थी यानी टीनेजर थी तो उसी ने नोस्फेरातु को समन करा था। जी हाँ दोस्तों, वो जो पहला सीन था ना जहां एलन अपने गार्डियन एंजल को बुलाती है, तब उसे नोस्फेरातु ही जवाब दिया था। और जैसा कि उसी सीन में हमने देखा था कि एलन ने खुद को नोस्फेरातु को सौंप दिया था फिजिकली एंड मेंटली। इनफैक्ट वो वादा करी थी कि वो हमेशा उसकी ही रहेगी। इसलिए एलन की शादी के बाद नोस्फेरातु उससे अपना वादा पूरा करवाने आया था। बेसिकली इन दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था कई साल पहले, वही पैक्ट अब पूरा होने का समय आ गया है। हम समझ पाते हैं कि एलन एक साइकिक थी जो ऐसे एंटिटी से कनेक्ट कर सकती थी और इसी तरीके को अपनाकर वो नोस्फेरातु के साथ भी शारीरिक संबंध बनाई थी। लेकिन जब उसके लाइफ में थॉमस आया तब वो नोस्फेरातु से किया वादा भूल गई और थॉमस को ही अपना सब मान बैठी, जिससे आज सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले और पूरा शहर नोस्फेरातु के कहर से जूझ रहा था। तब इसी पॉइंट पे एलन एकदम से गुस्से में आती है और वापस पजेस होने लगती है, लेकिन ये सब देखने और जानने के बाद भी थॉमस का उसके प्रति प्यार कम नहीं होता। इनफैक्ट दोनों अग्रेसिवली इंटीमेट भी होते हैं। थॉमस एलन को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। खैर फ्रांस बुक को पढ़ के समझ जाता है
है कि नॉस्फेरातु को खत्म करने का तरीका एलन ही है। वहीं अगर हम एना की बात करें तो उस रात वो देखती है कि नॉस्फेरातु उसके दोनों बच्चे का खून पी रहा था। इनफैक्ट एना खुद भी उससे नहीं बच पाती। अगली सुबह फ्रेडरिक के दोनों बच्चे और एना का अंतिम संस्कार होता है और अब सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि नॉस्फेरातु को खत्म करने का वक्त आ गया है। थॉमस, फ्रांस और डॉक्टर मिलकर अब नॉस्फेरातु का कॉफिन ढूंढने जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कब्र के मिलते ही थॉमस उसके दिल में एक स्टेक डाल देगा जिससे वो खत्म हो जाए। जिस पे फ्रांस कहता है कि जरूर काम आएगा और फ्रांस एलन को यह भी हिदायत देता है कि सारी बुराइयां जो मनुष्य बाहर देखता है वो उसके अंदर भी होती है। तो अगर कोई बुराइयों से लड़ना चाहता है तो पहले अपने अंदर के डार्कनेस से लड़े। जाते जाते फ्रांस कहता है कि सिर्फ तुम ही नॉस्फेरातु को खत्म कर सकती हो और हम सब के मुक्ति का रास्ता तुम हो। फ्रांस कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे पति को अपने साथ बिजी रखूंगा ताकि तुम अपना अधूरा काम पूरा कर सको। इस पॉइंट पे एलन भी सब कुछ समझ चुकी थी। तो घर वापस आकर एलन थॉमस की हिम्मत बांधती है, जिसके बाद थॉमस, फ्रांस और डॉक्टर मिलकर नॉस्फेरातु के कब्र को ढूंढने जाते हैं। वहीं फ्रेडरिक अपनी पत्नी के कब्र पे आ गया था और आखिरी बार एना को किस करता है। लेकिन जब बाकी तीनों यानी कि थॉमस, फ्रांस और डॉक्टर वहां आते हैं तो वो पाते हैं कि फ्रेडरिक दुख में अपने आप को समाप्त किया। ये सीन काफी दुखद था, लेकिन इन तीनों को मूव ऑन करना पड़ता है क्योंकि इन्हें नॉस्फेरातु के कब्र को ढूंढना था। वहीं हम देखते हैं कि एलन भी तैयार हो रही थी और ये तीनों उसी कासल की तरफ जाने लगते हैं जिसे नॉस्फेरातु ने खरीदा था। और जैसे ही वो लोग कॉफिन के अंदर स्टेक से वार करते हैं तो पाते हैं कि वहां तो नॉस्फेरातु था ही नहीं। एक्चुअली वहां नॉक लेटा हुआ था और थॉमस समझ जाता है कि नॉस्फेरातु उसकी जगह गया है टू चेज एलन। तो हाँ, घर पे एलन नॉस्फेरातु को समन करती है और जैसे ही वो आता है एलन कहती है कि वो अपना किया हुआ वादा पूरा करेगी। वो अब नॉस्फेरातु को अपना चुकी थी और दोनों किस भी करते हैं। अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और नॉस्फेरातु एलन के चेस्ट पे अपने दांत गड़ाकर खून पीता है, which was a mark of their unity। और देखा जाए तो एलन भी कोई विरोध नहीं करती। अब जैसे ही दोनों एक हो जाते हैं और नॉस्फेरातु अपने लवर के खून में डूबा होता है तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही खुले विंडो से सूरज की किरण नॉस्फेरातु पे पड़ती है वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। उसे समझ भी नहीं आता कि एलन ने उसे यहाँ धोखा दिया है और वो तो बस एलन को छोड़ना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी ओर एलन भी एक्सेसिव ब्लड लॉस से बेड पे ही नॉस्फेरातु के साथ अपना दम तोड़ देती है। तो हाँ, जब थॉमस वापस आता है तो उसे दोनों की लाश बिस्तर पे पड़ी मिलती है जिससे वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है। सो वी कैन से कि नॉस्फेरातु अब खत्म हो चुका था और उसके मरते ही पूरे शहर से प्लेग भी खत्म हो जाता है और यहीं पे फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नॉस्फेरातु मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन, जिसकी कहानी काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसे ब्रैम स्टॉकर के ड्रैकुला से कंपेयर करते हैं तो कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है एंडिंग को छोड़ के। इनफैक्ट ब्रैम स्टॉकर्स ड्रैकुला के अंदर कुछ एक्शन सीन्स वगैरह भी थे जब ड्रैकुला को कैरी किया जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, रादर प्लेग वाला एक सीन दिखाया गया है। माय पॉइंट हियर इज कि दोनों कहानियों में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऑन द होल कहानी काफी सिमिलर सी है। अब कहानी को एक बार वापस शॉर्ट में जाने तो एलन, जो कि बचपन से एक साइकिक थी, उसने अपने चाइल्डहुड में नॉस्फेरातु को समन करा और उसे एज हर लवर चुना। इनफैक्ट वो डील भी कर दी कि वो लाइफ टाइम उसी के साथ रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे अपना वादा याद नहीं रहा और उसने थॉमस से शादी कर ली, जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा चाहती थी। नॉस्फेरातु ये वैम्पायर जिसे ये शर्त याद थी, वो एलन को वापस पाने के लिए सारा खेल रचा और शहर में तबाही मचा दिया। तो इस सबसे थक हार के एलन लास्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, जहां वो खुद को नॉस्फेरातु को सौंप देती है। लेकिन इसी प्रोसेस में वो नॉस्फेरातु को काइंड ऑफ खत्म कर देती है सूर्य की रोशनी से। दिस काइंड ऑफ टेल्स अस कि वो कहीं ना कहीं नॉस्फेरातु से अपना वादा पूरा कर ली, लेकिन वो थॉमस को भी चाहती थी, तभी तो वो नॉस्फेरातु को खत्म की। तो हाँ, एलन यहाँ डबल एज्ड स्वॉर्ड वाला गेम खेली, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं सही था। बेसिकली जिस गलती की शुरुआत एलन करी थी उसकी भरपाई भी वो खुद ही कर दी। ऑल्दो इस प्रोसेस में कई और लोग भी मारे गए। अब भले फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, लेकिन लाइक आई सेड, फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया और जैसा दिखता है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप प्लीज इसे थिएटर में जाके जरूर देखिएगा। जी हाँ, अभी ये इंडिया के अंदर थिएटर में भी लगी हुई है। खैर, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।